आपकी? हाँ। आप किस्म बता सकते हैं कौन सी किस्म आपने ली थी? ये नींबू की तो हमने ये नींबू लाके ही लगाया था। चलिए, नींबू लाके आपने देखिए लगाया था, लेकिन ये बेहद जरूरी कि आप जब भी लें तो जो प्रमाणित स्रोत हैं वहां से आप चयन करें। फिलहाल जो समस्या बनी हुई है डॉक्टर मीना, क्या वजह हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गड्ढा खोदा था क्या आपने लगाने से पहले? हाँ, खोदा था। अच्छा, खाद डाला था ना। तो अभी आप, कोई बात नहीं है, आपने डाला है, अच्छी बात है। ये कई बार तो क्या होता है कि पौधा ही हमको गलत स्रोत से आ जाता है, बीमार पौधा आ जाता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज तो बढ़वार को लेकर समस्या नहीं है, थोड़ी स्लो बढ़वार होती है बाकी फलदार वृक्षों की अपेक्षा। लेकिन किसान भाई को चाहिए कि हर बारिश से पूर्व, कोई भी सभी फल वृक्षों में ये नियम है कि बारिश से पहले आप अच्छे से गुड़ाई करेंगे, उसके बाद उसमें खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, तो निश्चित तौर पे उसकी बढ़वार अच्छी होगी। लेकिन नींबू का केस थोड़ा सा अलग है। नींबू है, अनार है और अमरूद है, इसमें जो बहार आप लेना चाहते हैं उससे पहले आपको गुड़ाई और खाद की व्यवस्था करनी है। इतना सा आपको बदलाव करना है, आपकी बढ़वारी भी अच्छी होगी, फल भी अच्छा आएगा। यानी देखिए 3 बहार हैं, उसमें से जो आपको लगता है कि सबसे उचित है, बाजार को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उचित भाव आपको कब ज्यादा मिल सकता है, उसका भी ख्याल रखें और अच्छी आमदनी आपको मिल पाएगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ प्रसंस्करण या अच्छा उत्पादन लेके हम मान सकते हैं, हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, आय को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर क्या जो बाजार की जब हम बात करते हैं, बाजार की जानकारी हो, बाजार के अनुरूप किसान आगे बढ़ें, जो बाजार की जानकारी होती है, मार्केट इंटेलिजेंस जिसे हम कह सकते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है किसान के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है आय की वृद्धि में। लेकिन आजकल देखिए हर किसान, अगर किसान एंड्रॉइड नहीं चलाता तो उसका बच्चा या पोता जरूर चलाता है एंड्रॉइड जी। तो आजकल बाजार भाव पूरे के पूरे नेट पे आ जाते हैं, हर मंडी की किस मंडी में क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है। तो किसान भाई को इसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने माल को भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आजकल बहुत अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, तो दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी वो भेज सकता है अपने नजदीकी बड़े शहरों में, उसको रेट अच्छी मिलेगी और वो बहुत जरूरी है। मार्केट इंटेलिजेंस का जो काम है, उसके अलावा एक्सपोर्ट पे भी इसी को लेके हम, आपका एपेडा है पूरी की पूरी संस्था जो एक्सपोर्ट की बात करती है, तो आप उनकी मदद से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उन उत्पादों को। तो हर जगह आपको जहां बाजार भाव अच्छा मिले वहां आप अपने उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। और एक्सपोर्ट में तो सरकार 25% तक अनुदान भी देती है, जो खर्चा आता है उसका पैसा सरकार भी वहन करेगी, तो इनको फायदा किसान भाइयों को लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निर्यात के लिए भी हम मान सकते हैं संभावना है, ना सिर्फ घरेलू स्तर पर, और इसके लिए जो संस्था एपीडा है उसकी वेबसाइट पर भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं जो निर्यात अगर करना, जो फल है या सब्जियां हैं, कैसे ये हम मान सकते हैं जो बाहरी बाजार है, हमारा वैश्विक बाजार, वहां तक पहुंचती हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी पंकज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे अमरूद की जी हम ये जानना चाहते हैं कि हमें अमरूद की फसल लगानी है जी, पसंद कैसे करें? बहुत बढ़िया बात आपने ऐसा सवाल पूछा है जो ऐसे प्रदेशों के लिए जहां पानी की कमी है वहां भी हो सकता है और अच्छे खासा उत्पादन दूसरे ही साल में उत्पादन शुरू हो जाता है। वैसे हम पैकेज में बात करते हैं तो 4 साल बाद करते हैं, पर ये देखा गया अगर अच्छी आप मेहनत करो तो दूसरे साल से आप कुछ न कुछ कमाई कर सकते हो। तो आपको अमरूदों के लिए करना है कि आपकी इसमें 4-5 किस्में ऐसी है जो बेहतरीन परफॉर्म करती है। उसमें लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफेदा है और एक लोकल किस्म है बर्फ खान गोला, जो बेहतरीन किस्म है। उसके अलग अलग साइज के बेहतरीन साइज के फल आते हैं उसमें। तो आपको लगाने के लिए गर्मी में आपको गड्ढे तैयार करने हैं जो बहुत जरूरी है और उसको गड्ढों को 15 दिन तक आपको तपने देना है और उसके बाद में उसमें खाद का मिश्रण 25 से 30 किलो खाद और सिंगल सुपर फास्फेट और आपकी दवाई डाल के उसको भर देना आपको। और जब बरसात होती है, एक बरसात हो जाए पूरी तरीके से, जब गड्ढे का जो जमीन है जो आपने मिश्रण भरा है वो बैठ जाए, उसके बाद आप उन्नत किस्म का कलमी पौधा, जनरली कई बार किसान करते हैं कि देसी पौधा लाके लगा देते हैं। देसी पौधे का नुकसान ये है कि देरी से फल लगता है और ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं, यानी जो किस्म आप लाते हो जरूर नहीं बीज में ऐसी कैसी बने। तो उसके लिए आपको कलमी ग्राफ्टेड पौधे आपको इस्तेमाल करने हैं और इसकी जो दूरी है वो 5 बाई 5 मीटर होती है। अगर आप इस पे हाई डेंसिटी पे आप जाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग सिस्टम समझना होगा, कैसे कटाई एवं सदाई का काम है, किस डाली को आपको रखना है, कैसे आपको उसको बढ़ाना है, वो बहुत जरूरी है। और नियमित अमरूद की एक और अच्छी बात है कि आप नियमित तीनों ही बहार भी ले सकते हो आप। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आपको लगातार साल भर आपको उत्पादन मिलता है। लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस है उसमें आप मृग बहार सबसे बेहतरीन है भारत के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी अच्छा होता है
और सर्दी में फल खाया भी जाता है, तो उसका बाजार भाव भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो हम सर्दियों में जो सेवन करते हैं अमरूद का, मृग बहार वो होती है और अच्छा भाव क्योंकि उसका मिलता है, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नज़र आती है, जिसके ज़रिए जो किसान हैं उसको आमदनी अच्छी मिल सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम पानी के महत्व को जानें। अब किसान जान भी रहा है, लेकिन एक जो चुनौती हमारे सामने हम कह सकते हैं, अभी भी हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। वहाँ के लिए क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये योजना है PM-KSY, इसमें कुछ बड़ा बदलाव हमें नज़र आएगा? देखिए, प्रयास तो ये किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इरिगेशन प्लान बना करके और सारे डिस्ट्रिक्ट को ही सिंचाई हेतु संतृप्त किया जाए। उसके पहले वो ब्लॉक लेवल प्लान बनाते हैं, जिसमें कि हर तरीके की जानकारी का समावेश किया जाता है और स्रोतों की पहचान की जाती है जी। और इसके अतिरिक्त जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नए नए उन्नत सिंचाई की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि यदि हम इन उन्नत सिंचाई विधियों की तरफ चलते हैं तो अपने पास उपलब्ध स्रोतों से ही हम संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट को यानी कि पूरे देश को हम सिंचित बना सकेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं जान पड़ता है। जी बिल्कुल। और जो अभी तक हमारा जो क्रिएटेड पोटेंशियल है और हमारा जो प्राप्त किया हुआ पोटेंशियल, उसमें भी बहुत संभावनाएं हैं और लगभग प्रतिवर्ष 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड को और इरिगेटेड बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। जी, लेकिन जो हम बात करते हैं प्रति बूंद अधिक उपज की, क्या हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जल है प्रदूषित होता जा रहा है, रसायन जो हैं वो उसमें काफ़ी मिल जाते हैं और उसके बाद शायद उतनी अच्छी उपज जो है नहीं मिल पाती या कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, उसको उतना अच्छा भाव बाजार में नहीं मिल पाता। इस तरफ भी अब किसान को देखना होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम प्रिसीजन इरिगेशन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रिसीजन एग्रीकल्चर में उर्वरकों का प्रयोग भी बहुत प्रिसाइज मात्रा में किया जाता है। अब जो पहले की संस्तुतियां थी वो थोड़ी बदल रही हैं और हम समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा धोवन नहीं होगी, जिससे कि उर्वरकों का नुकसान नहीं होगा। जितना हम फसल की आवश्यकता है उतना ही उर्वरक और निश्चित स्थान पर सही स्थान पर देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा उर्वरक खेत से बह के बाहर चला जाएगा या ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। तो जो हम इसमें वैज्ञानिकता पूर्ण जब हम सिंचाई करेंगे और सिंचाई के अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग करेंगे, और जैसा मैं प्रोग्राम के पहले बता चुका था कि अब तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम आएगा। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके भी जो सवाल है उसको शामिल जल्दी से कर लेते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं बात तो ये जानना चाहता था कि जैसे अपने इधर पानी कम गिरा हुआ है तो उसमें फसल का उत्पादन कैसे किया जाता था सिंचाई प्रणाली में? समृद्ध जी जुड़े हैं हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से और बता रहे हैं कि जो बारिश है उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, ऐसे में कैसे कम पानी अभी तो हम मेरा ख्याल है कि खरीफ मौसम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं जी। तो इस समय इन्होंने जो फसल लगाई होगी वो अब इस समय परिपक्वता की तरफ चल रही होगी, लेकिन ऐसा है कि जहां पानी कम बरसता है वहां कम जल मांग वाली फसलों की खेती की जाती है। संस्तुति इसी की यही की गई है। और जहां ज्यादा पानी बरसता है वहां अधिक जल मांग वाली फसलों का, जैसे कि अब हम कहें कि धान अधिक जल मांग वाली फसल है और बाजरा कम जल मांग वाली फसल है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके पास जो मृदा है यानी कि भूमि है वो देखना पड़ेगा। अगर बलुई भूमि है तो जल धारण क्षमता कम होती है, जबकि अगर चिकनी मिट्टी वाली जमीन है, जहां तक कि मंदसौर में मैं समझता हूं, वहां की जल धारण क्षमता अधिक होती है जी। बिल्कुल। तो जो जिन मृदाओं में जल धारण क्षमता अधिक होती है वहां कम पानी से भी सफलतापूर्वक फसलें ली जा सकती हैं जी। और आप जिसके बारे में हम जानकारी दे थे, ऑटोमेटेड जो तकनीक आने वाली है आने वाले समय में, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप अगर इसकी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए इसमें जो संवेदकों के माध्यम से मृदा में उत्पन्न नमी का पता लगाया जाता है और इसको जो है किसी एक कंप्यूटर के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि खेत को कितने जल की आवश्यकता है जी। और इसका अनुमान लगाने के बाद अब जो नई प्रणालियां आ गई हैं उसमें अपने आप मोटर भी ऑन हो जाएगी। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो जल का स्रोत है वहां पानी आबाद मात्रा में हो, यानी कि पानी ऐसा ना हो कि पंप चलता रहे और पानी खत्म हो जाए। तो आपको अगर टैंक में जल है तो आप देखेंगे कि जितनी देर के लिए आपका सिस्टम चल सकता है उसके लिए उतना पानी वहां उपलब्ध है, तो वो सिस्टम अपने आप पंप को ऑन करेगा। और अगर आपने ड्रिप लगा रखा है तो ड्रिप अगर आप 15 मिनट चलाते हैं या आधा घंटे चलाते हैं, उसको चलने के बाद सिंचाई होने के बाद अपने आप
सिस्टम ऑफ हो जाएगा। जी, अगले दिन फिर वो टेस्टिंग करेगा और फिर आपको सूचना देगा कि आपको पानी की आवश्यकता है या नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरीके से आमदनी को हमारे किसान बढ़ा सकते हैं, खासतौर से सौर पंप भी हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान, क्या आपका संदेश? किसान भाइयों को चाहिए कि उद्यानिकी में बाग लगाएं और जो सब्जियां आप उत्पादन करते हैं उसको रेज बेड टेक्निक से लगाएं, यानी उठी हुई क्यारियों पे, तो आपको बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ जैसे चर्चा हो रही है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की, उसी विधि से आपको इस्तेमाल करना है तो आपको उत्पादन ज्यादा होगा। 25 से 30% तक आपको उत्पादन मिलता है, साथ ही जल की बचत भी होती है। तो निश्चित तौर पे आप उद्यानिकी से जुड़ के अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसमें बाजार भी है, उत्पादन भी है और आपकी इंटेलिजेंसी भी शामिल है, यानी आपको उन्नत होना पड़ेगा और उन्नत होते ही आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। देखिए कड़ी दर कड़ी हम मान सकते हैं जो प्रमुख बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं और उसके जरिए ही जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। बहरहाल आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आज आपने PMKSY और इसके साथ ही बागवानी में तमाम संभावनाएं जो मौजूद हैं आपकी आय को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। लेकिन उससे पहले जो कल का विषय है वो हम आपको बताते हैं, जिससे पहले ही आप जो सवाल हैं वो तैयार कर लें। खासतौर से अभी जो खरीफ का समय चल रहा है यहाँ पर अगर आप पूरी जानकारी रखेंगे, कल के विषय देखिए, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन और इसके साथ ही खरीफ दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन। जैसे ही अब बढ़वार की तरफ है हमारी फसलें, वहाँ पर ये काफ़ी समस्या सामने आती है, कैसे उसका निदान हो सकता है। और जैसा कि आपको बता रहे थे, आपके सवाल या सुझाव जो हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में आपको टाइप करना होगा फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बदलते भारत की शान। नेहा अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई है? तो मैसेज तो भेजना चाहिए ना। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। मुन्नी के बापू ने बलिया से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। बलिया के शिकंजे में जो एक बार फंसा ना, फिर वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। भाई बलिया किसी का बुरा नहीं चाहता। एक लो जो जली रोश। जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया ना ठाकुर साहब, भगवान उसे। काजल, हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरी सुनी कोह के जिम्मेदार भी तुम हो, तुम हो, तुम हो। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। किसान भाई बहन उसे अपने गांव ले आए, उससे पहले आप अपने घर ले आइए। अरे वो कुसुम एक योजना है, सरकारी योजना, कोई सीमेंट की बोरी नहीं कि उठा के घर ले आऊं। एक बार गांव के खेत खलिहानों पे कब्जा हो गया, बस जमीनें सोना उगलेंगी। क्या सच में जमीन के नीचे सोना दबा है?
नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। किसानों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं। प्रोसेसिंग के माध्यम से किस तरीके से इसके जूसेज, स्क्वीसेज बना करके इनको आगे इसका लाभ दुगना किया जा सकता है। नींबू का खाद्य प्रसंस्करण, उम्मीद की नई किरण। द एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखिए ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी नई जानकारियों के साथ खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसमें खासतौर से प्राकृतिक से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र आ जाता है, हमें पर्यावरण की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसमें क्लाइमेट की बात करते हैं, ये सभी इसमें शामिल हो जाता है। और इसमें अभी क्या कुछ चल रहा है ICR के द्वारा, इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के DDG SK चौधरी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अभी कोविड का सर समय चल रहा है और दूसरी तरफ सर आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज भी दिया गया है। सर आपका जो डिपार्टमेंट है प्राकृतिक प्रबंधन विभाग है, इसमें सर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो प्राकृतिक प्रबंधन की जहाँ तक बात है, जिसमें सारी अनुसंधान मिट्टी, पानी, जलवायु तथा पर्यावरण के संदर्भ में इसमें अनुसंधान किया जाता है। अब कोविड जैसा चल रहा है, कोविड के चलते हुए जो है ना, इन प्राकृतिक संसाधनों में अगर देखा जाए तो इनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे हम देखते थे कि पहले पर्यावरण में हम कहते थे कि उसमें ह्रास हो रहा है या उसमें घटोती हो रही है, लेकिन इस कोविड के चलते कई चीज़ें इम्प्रूव हुई है। पानी की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, नदी से बहने वाला पानी स्वच्छ होता है, पर्यावरण, आसमान सब कुछ ठीक होता है। इसमें ये हुआ कि भगवान की कृपा से पिछले 3-4 महीने में जो वृष्टि थी, जो पर्जन्यमान था या जलवृष्टि थी, वर्षा जल बहुत अच्छे से आया और पूरे कंट्री में, पूरे देश में सर्वत्र अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण बारिश के चलते समय रहते हुए फसलों की बुआई की गई। और फसलों की बुआई के अलावा जहाँ जहाँ जो अधिक पानी वाली फसलें थी, धान जैसे, या इन फसलों को बड़ा फ़ायदा हुआ। अब इस ICR में
ख़ास तौर से मिट्टी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और जलवायु के क्षेत्र में बड़ा लंबा चौड़ा अनुसंधान किया जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता किस तरह से सुधरे, मिट्टी की हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए गए। सॉइल हेल्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा मिट्टी की क्षारीयता, अम्लीयता और भूमि के अंदर लवणशीलता, इन सब बातों के ऊपर अनुसंधान किया जाता है। पानी के क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर है, भूगर्भ जल है, उसका संचय कितना अधिक से अधिक हो सके। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र है देश में जहाँ पर सतही पानी का उचित रूप से स्टोरेज किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, ताकि वो पानी बाद में फसलों के लिए इस्तेमाल में आ सके। केवल फसलों के लिए नहीं, उसका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक पॉन्ड बना दिया, पॉन्ड का पानी पॉन्ड में मछली के लिए इस्तेमाल होता है, मछली ग्रो होती है, उसके बाद में उसी पॉन्ड के पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मल्टीपल यूज़ करके जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हमने बनाए हैं देश में, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमने 61 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाए हैं जो 23 राज्यों में काम करते हैं। यहाँ पे छोटी जो काश्त होती है ना, लघु किसान या छोटे वाले किसान जो होते हैं, उनके लिए ये बड़ी ही उपयुक्त होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समेकित कृषि प्रणाली जिसको कहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली के 2 फायदे होते हैं। एक तो फायदा सबसे बड़ा है कि वो छोटी जगह पर आपको अधिक आमदनी देती है। जो हम कहते हैं किसानों की आमदनी डबल करना या 2.5 गुना करना या 3 गुना करना, ये इससे संभव है। अदरवाइज़ जो खाली अगर गेहूँ और चावल की अगर खेती की जाए, उससे जो आमदनी आती है उसके तुलना में ये समेकित खेती करने से दुगनी हो जाती है। आय दुगनी तो होती है, लेकिन साथ ही जो आमदनी है वो सतत हर महीने हर हफ्ते आती रहती है। जैसे उसमें डेयरी का कंपोनेंट अगर होता तो दूध बेच के हर रोज़ाना पैसे मिलते हैं। इसी तरह से और जो दूसरे कंपोनेंट तो फिश होती है, फिश बेच के पैसे मिलते हैं। जो साल में 2 बार पैसे मिलते हैं किसान को, उसकी तुलना में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हर हफ्ते उपज आमदनी कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसके कारण किसान की जो डिपेंडेंस है आड़तियों के ऊपर, साहूकार के ऊपर, वो नहीं होती। तो किसान को सतत आय मिलने से उसका काम चलते रहता है। तीसरा और फ़ायदा होता है कि किसान के घर में ही उसको सारे स्रोत मिल जाते हैं, प्रोटीन का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, विटामिन का स्रोत, तो सारी चीज़ें उसकी फैमिली को घर में ही मुहैया हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये तो हुई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात। इसके अलावा इस प्राकृतिक संस्थान प्रभाग में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी काम करते हैं। देश में हमने 50 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के पैकेजेस बनाए हैं और हमने सारे देश में आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से फ़ायदा है, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उपयुक्त हो सकती है, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। तो उसके मद्देनज़र हमने पूरे देश में इसका एक मॉडल रिप्लिकेट किया है और जगह जगह जाकर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। डिफरेंट राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसीज आती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करती है। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करने के लिए ये देश वचनबद्ध है। जो मौजूदा सरकार है, इनका ये प्रण है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन है, उर्वरक का जो खपत है, उसको कैसे कम की जाए, क्योंकि उर्वरकों के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार सब्सिडी देती है और बहुत बड़ा अमाउंट सरकार का उसके ऊपर खर्चा होता है। उसको कम करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। मतलब आपका जो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ अगर आप सेंद्रीय उर्वरक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर की खाद है या कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या बायो फर्टिलाइज़र्स है, इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो उर्वरकों के ऊपर आपका जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी बचत किसानों के लिए हो जाती है। किसानों की बचत है, सरकार की बचत है और उसमें मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार है। ये बड़ी मुख्य बातें हैं। ग्राउंड वाटर, जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र है देश में जहाँ पर भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है। अगर हम ग्राउंड वाटर का उचित प्रबंधन करें तो ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ के पानी को आप उचित तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में लगभग सारे ज़िलों में जल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। पंजाब में बरसात भी ज़्यादा नहीं होती, तो जो वर्षा हो रही है उसका अगर अच्छे ढंग से अगर रिचार्ज किया तो वो भूगर्भ का पानी ऊपर आएगा, और जितना ऊपर आएगा उतना अच्छा आप खेती कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में पॉन्ड्स है या टैंक्स है या रिजर्वायर्स है, छोटे छोटे तालाब में पानी रोक करके खेती की जाती है। महाराष्ट्र में तालाब में पानी रख करके खेती की जाती है। तो उसको साइंटिफिकली कैसे बनाया जाए, ऐसा नहीं कि हर खेत में आप कहीं भी जाके तालाब खोद दिया। उसका एक साइंस है, पानी किधर से आ रहा है, कितना आ रहा है, स्लोप कैसा है, मिट्टी कैसी है,
उसके आधार पर तालाब की रचना की जाती है और वो तालाब की रचना करके फिर पानी की उपलब्धता की जाती है। पानी की अगर उपलब्धता हो जाए तो देश में जो उत्पादन हो रहा है उससे दुगना उत्पादन और हो जाएगा। मतलब 300 मिलियन टन के आसपास हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, ये खाद्यान्न उत्पादन 500 मिलियन टन के आसपास चला जाएगा अगर हम अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचित करें। सिंचित करने के लिए ये नहीं है कि हम हर जगह जाकर के डैम बना दे बड़े बड़े, उसकी ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से वर्षा जल का इस्तेमाल किया जाए, रेन वाटर का सही इस्तेमाल हो, जो भूगर्भ का जल है उसका सही इस्तेमाल हो और छोटे छोटे पॉन्ड बना करके और जो सरफेस पे कवर वेजिटेशन कवर बढ़ा करके उसका सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा चूँकि आपका पहला प्रश्न ही बड़ा व्यापक प्रश्न है, तो इसलिए इसके अलावा जो ये हमारा जो डिवीज़न है ये काम करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो वर्षा आधारित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र दोनों पे ही पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे तटीय क्षेत्र है उस पर भी पड़ता है। अब जब जैसा जानते हैं हम लोग कि प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, मतलब वर्षा जो हो रही है उस पर प्रभाव पड़ता है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसका प्रभाव खेती पे पड़ता है। ये ऐसे पहलू है जिसका खेती के सभी आयामों के ऊपर विपरीत परिणाम पड़ता है। तो इस विपरीत परिणाम से निजात पाने के लिए, इससे निपटने के लिए हमने टेक्नोलॉजीज़ बनाई है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़ हमने गांव-गांव जाकर के प्रदर्शित करी है। हमारे केवीके के माध्यम से 121 जिलों में, बल्कि 151 जिलों में गांव-गांव में जाके प्रदर्शित करी है ये टेक्नोलॉजी। और इसके चलते क्लाइमेट में जो भी बदलाव होता है उसका इफेक्ट कृषि पर नहीं होता। कृषि की से मेरा मतलब खाली खेती बाड़ी से नहीं है, उसमें पशुपालन, उसमें मछली पालन, उसमें बागवानी, उसमें जो हमारी हमेशा की खेती है वो खेती, और जो सारे जितने क्रियाकलाप किसान के होते हैं सारे क्रियाकलापों को क्लाइमेट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब कुछ सामान्य है, सामान्य चलते हुए अगर कहीं सूखा पड़ जाए तो सूखे की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूरा देश में हर जिले के लिए एक जिलावार कृषि आकस्मिक योजना बनाई है जिसको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। तो ये जिलावार कृषि आकस्मिक योजना जो है इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि 1 हफ्ता बरसात नहीं हो तो किसान क्या करे, 2 हफ्ता अगर बरसात नहीं हो तो किसान क्या करे, 3 हफ्ते अगर मानसून लेट हो जाए तो किसान को क्या करना चाहिए, अगर इस तरह के बीज असफल हो जाते हैं तो दूसरा कौन सा पर्याय उसके पास में है। तो ये सारी पर्यायी व्यवस्थाएं हमने उसके अंदर मुहैया कराई है और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर भी है, ICAR की वेबसाइट के ऊपर भी है, और जो कृषि विभाग है केंद्र के कृषि विभाग की वेबसाइट पे भी है। इसके अलावा मानसून आने से पहले ही हम सारे जो क्रिटिकल राज्य है, जो वर्षा आधारित क्षेत्र जहाँ जहाँ है, ऐसे राज्य जो है उनके उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके इन क्षेत्रों में इस साल ऐसी कंडीशन होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए, उनको जाके सेंसिटाइज करते हैं। इसके अलावा राजस्थान जैसा क्षेत्र है जहाँ बलुई मिट्टी है या बालू है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कम से कम बारिश में किस तरह से अधिक उपज ली जा सकती है, इसके बारे में भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से टेक्नोलॉजी हमारी चलती है, जो भारत का उत्तरी पूर्व क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन जिसको कहते हैं, जिसको पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं आप। तो उस पूर्वी हिमालयन क्षेत्रों में जहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऊंची नीची ज़मीन है, ज़मीन समतल नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में झूम कल्टीवेशन जैसी गंदी प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ जाके कैसे खेती की जाए वो हम लोग वहाँ जाके डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हमारा एक संस्थान होता है वहाँ पे, उस संस्थान के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन के सारे राज्यों में हम विद्यमान हैं और वहाँ के किसानों के कंधे से कंधा मिला करके हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। सर, आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया कि जल प्रबंधन है। सर, वाकई में जल प्रबंधन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसान भाई अभी जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, स्प्रिंकलर की बात करते हैं और इससे उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन सर, वहीं पर हम कभी देखते हैं कि बरसात ज़्यादा हो गया तो बाढ़ है, बरसात कम हुआ तो सूखा पड़ गया। ये जो बिल्कुल स्थितियाँ कहते हैं कि प्रकृति के रूप से डिपेंड करता है, उसको किस तरह से सर आप प्रबंधन करते हैं, उसको किस तरह से आप समस्या को समाधान करते हैं? बिल्कुल सही बात है। पानी की उपलब्धता एक ऐसा विषय है जो किसान का सारा भविष्य बदल देता है। एक किसान है जिसके पास वर्षा आधारित खेती है और एक किसान जिसके पास सिंचित खेती है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ज़मीन की कीमत भी इसी से निर्धारित होती है इस देश में। आपने जैसा बताया, अगर आप उचित ढंग से प्रबंध करो पानी का तो कम से कम पानी में अधिक से अधिक लागत मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसी तरह से हर खेत को पानी, हर मेड़ पे पेड़, ये ऐसे कुछ आपके मंत्र है जिसके माध्यम से किसान की तकदीर बदल जाती है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में एकदम से उछाल आया है एरिया में और 8-9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत आगे आकर के ड्रिप इरिगेशन को और स्प्रिंकलर इरिगेशन को अडॉप्ट किया है। ऐसे क्षेत्रों में पानी का जो उपयोग क्षमता है, पानी की जो उपयोग क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। यानी कि आपका 100 लीटर पानी में जितना फसल होती थी, अब उससे दुगनी फसल 100 लीटर पानी में होती है। इस देश में अगर देखोगे कि जल की जो उपयोग दक्षता है वो लगभग 40% तक है सरफेस से अगर इस्तेमाल करते तो। लेकिन वही अगर आप ड्रिप सिस्टम से करते हो या स्प्रिंकलर से करते हो तो उपयोग दक्षता 80% चल जाती है। और ड्रिप से जब करते तो आप पानी के साथ में खाद भी आप सप्लाई कर सकते हो। खाद भी जो जड़ है, पौधे की जड़, उसकी जड़ में पहुंच जाती है, तो इसके कारण उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सारे देश को आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये एक कारगर तरीका है कि कम पानी में अधिक उपज आएगी, अधिक आमदनी आएगी और अच्छे से अच्छे तरीके से पानी का उपयोग हो पाएगा। जो दूसरा जो क्षेत्र है, वर्षा आधारित क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जो वर्षा का जल आ रहा है, उस वर्षा के जल को खेतों से बह के जाने ना दे, उसको खेतों में ही रोकना है। पानी, खेत का पानी खेत में, जिसको योजना कहते हैं, खेत का पानी खेत में। तो बरसात का पानी आया, हमारे खेत से पानी बह के दूसरे खेत में नहीं जा पाए। अगर वो बह के जाता है तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी चली जाती है। दूसरा, हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी बह के चले जाते हैं और पानी का नुकसान तो हो ही रहा है। तो अगर हम खेत में एक कोने में ऐसा एक क्षेत्र देखें कि जहाँ पर सारे पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बन सकता है और उसमें पानी इकट्ठा रहे और बाद में हम उस पानी का इस्तेमाल करें फसल उत्पादन करने के लिए। एक तो ये है, इसके कारण आपका पानी का कटाव रुक जाता है और जो वर्षा का जल है उसका उचित प्रबंधन होता है। वर्षा जल के अतिरिक्त, ड्रिप इरिगेशन के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अटल भूजल योजना के तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात की जा रही है। तो उस ग्राउंड वाटर रिचार्ज से हालांकि उद्देश्य है कि पीने का पानी, पेयजल उपलब्ध कराना, लेकिन अकेला पेयजल नहीं होता बल्कि खेती के लिए भी पानी इस्तेमाल होगा। वो जब ज़मीन का जो स्तर, भूजल का स्तर जो है ऊपर आएगा तो उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ तकनीकें हैं जिसके तहत पानी का उचित प्रबंधन किया जाता है। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र है जैसे चेरापूंजी है, और भी पहाड़ी क्षेत्र है, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड में है, या महाराष्ट्र का कोकण वाले बेल्ट में है, सह्याद्री हिल्स में है, दक्षिण भारत में आपके जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर है। यहाँ पे बरसात होती है 3500 मिलीमीटर, 3600 मिलीमीटर, 3700 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन 3-4 महीने पानी रहता है और उसके बाद में पीने के लिए एक बूंद नहीं मिलती पानी की। तो ऐसे क्षेत्रों में किस तरह से आप उचित प्रबंधन कर सकते हैं? सिल्पॉलिन के टैंक बना करके, पॉलीलाइन टैंक बना करके, डगवेल्स बना करके
उचित तरीके से आप पानी को रोक सकते हैं, पानी का स्टोरेज कर सकते हैं और उस पानी को बाद वाले पीरियड में जब इवेपोरेशन बहुत हो जाता है उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे खेती ही नहीं बल्कि पानी पीने के पानी का भी स्तर बढ़ जाता है। आपका सर एक प्रभाग है जिसमें एकीकृत समन्वय आपके खेती, हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। जी जी जी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सर अभी पूरे देश भर में क्या उसको स्थिति है और कौन से ऐसे स्टेट है, खासतौर से अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की हम बात करते हैं या साउथ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सर क्या कुछ मॉडल इस तरह से विकसित किया जा रहा है? जी हाँ, देश में 61 मॉडल हमने डेवलप किए हैं, 61 और ये मॉडल 23 राज्यों में हमने विकसित किए हैं। हमारी जो परियोजना है अखिल भारतीय परियोजना, उसके तहत हमने विभिन्न जगहों पर जा कर के हमारे सेंटर्स है, विश्वविद्यालयों के साथ में मिलकर के हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसके तहत हमने ये 61 मॉडल डेवलप किए हैं। और ये जो 61 मॉडल है हर एक राज्य सरकार के साथ में हम चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके ये ज़िले हैं जहाँ पर ये मॉडल लग सकते हैं। और ये एक ऐसा कारगर तरीका है जिसमें किसान की आय दुगनी तो क्या तिगुनी हो जाती है और सतत आय मिलती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसके जो न्यूट्रिशन है, परिवार का जो न्यूट्रिशन है वो सारा पूरा हो जाता है। इससे मछली मिल जाती है, उसको दाल मिल जाती है, उसको गेहूँ चावल ये तो मिलते ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो फसलें अन्यथा उसको नहीं मिलती खाने को, वो सारा कुछ इसमें मिल जाता है। कुछ लोग पोल्ट्री भी रखते हैं तो चिकन वगैरह भी उसको मिल जाता है। तो एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, हर तरह का उसको सारी चीज़ें मिलती है। ये अलग अलग राज्य सरकारों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन केरला की सरकार, तमिलनाडु की सरकार और जम्मू कश्मीर का अभी जो यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार, इन तीनों जगह पर हमने सरकारों को सेंसिटाइज किया और वहाँ उन्होंने अलग से स्कीम शुरू कर दी, एकीकृत फार्मिंग सिस्टम के ऊपर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर अलग से स्कीम शुरू कर दी, जिसमें इसके ऊपर सब्सिडी देकर के किसानों को मदद करते हैं। और राज्यों में भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं सरकारों को और उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो साथ के मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय, इन मंत्रालयों के साथ मिलकर के हम इसको निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक राज्य के साथ हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं, जिसके तहत हर एक राज्य को हम बता रहे हैं कि आपके राज्य में, इन जिलों में, इन इलाकों में, इन ब्लॉक्स में इसको अपनाने का पोटेंशियल है, तो आप इसको अपनाइए। तो ये इसके बारे में हम कार्यरत हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। अभी जिस तरह से कोरोना के समय है और लॉकडाउन से पूरा जो क्लाइमेट है परिवर्तन हो गया, जलवायु जो है परिवर्तन हो गया है, इसका सर आपका जो विभाग है इस पर कितना असर पड़ा है? देखिए, जो असर विभागों के ऊपर तो असर नहीं पड़ता। पड़ता कैसे है कि हमारे जो किसान भाई है, किसान भाइयों के लिए और जो किसान खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए ज़रूर ये बहुत ही कठिन अवसर था, बड़ी कठिन परीक्षा थी। लेकिन जैसा अभी सारे इकोनॉमिक अखबारों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सारे सेक्टर जब सुस्त हो गए कोरोना के चलते, एग्रीकल्चर का ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव रहा। हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर के कारण जो जहाँ भी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, बाकी सेक्टर का नेगेटिव है, इस तरह की खबरें आई है। क्योंकि उसका कारण ये है कि किसान निरंतर काम करता रहा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब किसानों की फसलें खड़ी थी खेतों में,
लेकिन एडवर्सिटीज़ के बाद भी सरकार ने रिलैक्स किए कुछ लॉकडाउन के नियम और किसानों को अलाउ किया, तो किसान लोग जाकर के अपना गेहूं काट के ला सके, चना काट के ला सकते, जो रबी की फसलें थी वो घर पे लाए और उससे उनको आमदनी प्राप्त हुई। समय के ऊपर वर्षा हुई, लॉकडाउन के रहते हुए भी समय पे किसान ने बुआई की है। इस समय बुआई की कंडीशन अगर देखें देश में तो लगभग जैसा नॉर्मल वर्ष होता है उस तरह से बुआई की कंडीशन हुई है। तो कोरोना की एडवर्सिटी के बावजूद भी कृषि का क्षेत्र ऐसा था जो बहुत कम प्रभावित हुआ अन्य क्षेत्रों की तुलना में, और कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के कारण कुछ चीज़ों के ऊपर फर्क तो पड़ता ही है। तो अभी आने वाले समय में सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि जितने इनपुट चाहिए, जैसे पेस्टिसाइड है, वीडीसाइड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, और समय पे जो जो इनपुट की ज़रूरत है वो सारे के सारे किसान को उसके डोर स्टेप पर उसके गांव में मुहैया किए जाए, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है सरकार और कटिबद्ध है। और इसके कारण कोरोना का इफेक्ट एग्रीकल्चर क्षेत्र के ऊपर अगर बृहद रूप से दिखे तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा थोड़ा है। दूसरा, आपने बात कही कि क्लाइमेट चेंज, कोविड के रहते हुए क्लाइमेट चेंज पे अगर हम ईमानदारी से अगर सोचे तो ये इफेक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वाहन चले नहीं, गैसेस निकली नहीं, उत्सर्जन हुआ नहीं, टेम्परेचर बढ़ा नहीं। पूरा जब गर्मियाँ चल रही थी उस समय लॉकडाउन था, सब लोग घरों में थे, टेम्परेचर का इफेक्ट भी ना लोगों के ऊपर पड़ा ना खेतों के ऊपर पड़ा ज़्यादा। ऐसे समय में अगर लॉकडाउन का इफेक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉजिटिव पड़ा, ये मैं कहूँगा। और बरसात भी जैसा हमने सोचा था उससे बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई और टाइमली हुई, और वर्षा का वितरण भी पूरे देश में अगर देखोगे तो बड़ा उचित ढंग से हुआ। तो उसके कारण मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले खरीफ सीजन का जब फसल कट के आएगी तो जितना हम अनुमान लगा रहे हैं उससे बेहतर हमारी उपज आएगी। और वर्षा समय से हो रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, उसका फ़र्क आने वाली रबी के फसल के ऊपर भी पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज के सारे पैरामीटर्स की दृष्टि से अगर देखें तो ये लॉकडाउन की स्थिति हमारे लिए बल्कि अनुकूल ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आईसीआर के एनआरएम डिवीज़न जिसके डीडीजी एसके चौधरी जी हैं, जिन्होंने बताया कि अगर हमें वाटर के मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल के मैनेजमेंट करते हैं और न्यूट्रिशियस वैल्यू पर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव ये भी रहा कि कोविड काल में जिस तरह से वाहन नहीं चला और तमाम तरह के जो लॉकडाउन हुए, जिसका एक पर्यावरण पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है, और इसका जो दूरगामी प्रभाव है वह देखने को भी मिलेगा। और ख़ास तौर से अगर हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं रहा।